वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। और आज जिस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आफ्टर इकोटोन वो है एज इफेक्ट। एज है क्या? हिंदी में समझें तो उसको कहते हैं कगार। अगर हम एज की बात करें तो समझें कि एज है कहाँ, एज कहाँ पाया जाएगा। क्या दो इकोसिस्टम के बीच में एज पाया जाएगा? एज की एग्जिस्टेंस कहाँ होती है? एज का रोल क्या है ग्लोबल इकोसिस्टम और प्रोडक्टिविटी में और स्पेसिएशन में? इसको हम लोग आज देखेंगे, पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे। ऊपर आई बटन में एक लिंक आ रहा होगा इकोटोन का, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और शुरू करते हैं अपना टॉपिक एज इफेक्ट। जैसा कि आप ये इमेज देख रहे हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो जंगल हैं, वुडलैंड, और इसके बीच में एक ओपन कॉरिडोर है। दो क्या है? वुडलैंड है, मतलब स्पीसीज सिमिलर, और इनके बीच में एक दायरा है, खाली जगह है। अब चाहे ये सड़क बनने के कारण ये हो गया हो, चाहे ये नदियों के बाढ़ के कारण हुआ हो, चाहे ये ग्रेजिंग के कारण हुआ हो, ये एक रास्ता बन गया बीच का, तो ये हो गया एज। दूसरी तरफ एज आप देख रहे हैं कि दो ग्रास लैंड हैं और इन दो ग्रास लैंड के बीच में फॉरेस्ट कवर एरिया बनता चला जा रहा है। अब ये कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही तरीके का पेड़ हो, कई तरीके के आपस में सीड यहाँ डिस्पर्स होकर आए पेड़ के और ग्रो कर गया यहाँ पे। तो ये एक सक्सेशन हुआ और इस सक्सेशन के द्वारा यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया डेवलप हुआ। और किसके बीच में हुआ? दो ग्रासलैंड के बीच में हुआ। तो वो फॉरेस्ट एरिया उस दो ग्रासलैंड के बीच का एज कहलाएगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये एज है तो इकोटोन क्या है? अगर ये एज है तो इकोटोन क्या है? तो इकोटोन दो इकोसिस्टम के बीच के ट्रांजिशन जोन को हम कहते हैं। दो इकोसिस्टम जहां पर आपस में मिलते हैं, बीच का एक स्पेस होता है, वो इकोटोन कहलाता है। और एज क्या है? एज में स्पेशीज देख रहे हैं आप, सेम है, और इसके बीच में एक दायरा बनता चला जा रहा है। परंतु अभी इसमें और आपको अंदर जाने की जरूरत है। यहीं पर एज खत्म नहीं होता है, पिक्चर अभी बाकी है। तो अब वो कहानी क्या है उसको पहले समझिए। कहानी ये है कि इकोटोन के बीच में अगर कोई हम लाइन खींच दें, इकोटोन के बीचों बीच में हम कोई लाइन, बीचों बीच में इकोटोन को भी अगर हम डिवाइड कर दें तो वो चीज एज कहलाती है। तो शुरू करते हैं। माई सेल्फ डॉक्टर प्रकाश। आज का जो कंटेंट है वो है एज इफेक्ट क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं, चाहे उसको प्रमोट करने का इफेक्ट हो चाहे उसको डिमोट करने का इफेक्ट हो, क्योंकि इसमें जो फैक्टर हैं वो दोनों काम कर सकते हैं। तो फोकस रहिएगा। फिर सिग्निफिकेंस क्या है एज का, इसको समझेंगे। शुरुआत करते हैं अपने पिक्चर की, जो कहानी चल रही है। मैं फिर कह रहा हूँ इकोटोन को जरूर देखिएगा, तभी इसको देखिएगा। देखिए, पढ़ने का तरीका ये है कि आप सिस्टमेटिक पढ़िए। बचपन में आप पढ़ना शुरू किए होंगे तो अ से शुरू किए होंगे, अ से, फिर अ, आ, ई, या ए बी सी डी है, 1 2 3 4। कहीं आप ऐसे तो नहीं पढ़े हैं 5 6 7 QRSTW, छत्रज्ञ,
ऐसे तो पढ़ते नहीं, एक सिस्टमेटिक पैटर्न होता है, किसी भी टॉपिक को रिलेट करके पढ़ने का एक सिस्टमेटिक पैटर्न होता है। वही मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आपको बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। और हमेशा सिस्टमेटिक पढ़िए, कभी कन्फ्यूज़न में नहीं होंगे आप। दिमाग तह बतह लेयर बनाता चला जाएगा और आपके दिमाग में वो चीज़ें स्टोर हो जाएंगी हमेशा के लिए, यदि आप सिस्टमेटिक पढ़ें तो। छटक छटक के पढ़ेंगे तो दिमाग में कुछ नहीं आने वाला। एज इफेक्ट को किसने दिया था? ओडम। अब ये ओडम कौन है? ईपी ओडम। ईपी ओडम ने 1971 में एज इफेक्ट दिया। एज इफेक्ट कहता क्या है, समझा किस बात को रहा है? एज इफेक्ट समझा रहा है कि पॉपुलेशन और कम्युनिटी स्ट्रक्चर के बीच में अगर कोई बाउंड्री है, मतलब दो सिमिलर स्पीशीज हों या दो डिफरेंट हैबिटेट हों, अगर उनके बीच में कोई बाउंड्री है तो वो एज कहलाती है। दो भाई हैं, चार भाई हैं, सब एक ही स्पीशीज है ना। अब इनके बीच में अगर आपने बंटवारा कर दिया तो क्या हो गया? वो एज कहलाएगा। दो हैबिटेट हैं, दो हैबिटेट है, एक तेरा घर एक मेरा घर, और उस घर के बीच में अगर कोई बाउंड्री है या कोई बंटवारा टाइप का लाइन है, वो एज कहलाएगी, वो एज कहलाएगी। अब जो आपका एरिया है उसको लेकर एज को क्या, एज ने के एक्सप्लेनेशंस कितने महत्वपूर्ण हैं ये जानने की जरूरत है। यदि कोई हैबिटेबल एरिया या फ्रैगमेंट एग्जिस्ट करता है और उसके बगल में कोई एरिया या फ्रैगमेंट एग्जिस्ट करता है जिसका एज डिफाइंड है, क्लियर है, तो एज उस एरिया का, उस दो होराइजन का, दो जोन का जो इकोटोन के बीच में होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बायोडाइवर्सिटी होगा। अर्थात एज एरिया बढ़ेगा, बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी, एज एरिया घटेगा, बायोडाइवर्सिटी घटेगी। आखिरी स्लाइड में हम लोग इस कहानी को पूरा सुनेंगे। एज को क्लासिफाई 6 प्रकार से किए गए, 6 प्रकार के एज होते हैं। इनहेरेंट, इंड्यूस्ड, नैरो, वाइड, कोविलेटेड और परफोलेटेड। इनहेरेंट एज, इंड्यूस्ड एज, नैरो एज, वाइड एज, कोविलेटेड एज एंड परफोरेटेड एज। अब ये हैं क्या? इनहेरेंट एज क्या है? नेचर ने जिससे बना दिया, नेचर के द्वारा बनाया स्टेबलाइज्ड तरीका, प्योर नेचर के द्वारा, वो इनहेरेंट एज कहलाएगा। इंड्यूस्ड एज क्या होगा? ये एक बाउंड्री होगी जो नेचर और ह्यूमन बीइंग के इंटरफियरेंस से बन जाए। मतलब बाढ़ आ रही है लगातार, या फ्लड आ रहा है लगातार, या आग लग रही है लगातार, बाढ़ आ रहा है या फ्लड आ रहा है। बाढ़ और फ्लड एक ही चीज़ है। तो फ्लड आ रहा है, आग लग रही है, या ह्यूमन बीइंग क्लियर कटिंग ऑफ फॉरेस्ट करते चले जा रहे हैं, सड़क बन रही है, तो ये इंड्यूस्ड एज होगा। मान लीजिए किसी आप हाईवे जा रहे हो, दोनों तरफ जंगल है, तो वो जो जिस पे आप चल रहे हैं ना रोड, वो इंड्यूस्ड एज कहलाएगी। नैरो एज क्या है? नैरो एज जो है ये एग्रीकल्चर एरिया को लेकर डिफाइन किया गया। जैसे मान लीजिए 2 खेत हैं अगल बगल, ठीक, उसके बीच में मेड़ है, पगडंडी, वो क्या हो गया? एज हो गया। वाइड एज क्या? वाइड एज ही इकोटोन कहलाता है। पर ध्यान रखिएगा, इकोटोन का अलग हिसाब किताब होता है। अब मतलब कि पूरा इकोटोन ही
एज में बदल जाए, मतलब उसका एरिया बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाए, वाइडेस्ट, तो वो टच करने लगे दोनों ही इकोसिस्टम को। मतलब एक तरफ इकोसिस्टम हो आपका ग्रासलैंड, एक तरफ हो फॉरेस्ट, या कोई रख लीजिए, एक्वाटिक कोई भी। इकोटोन का वीडियो देख लीजिएगा तब यहाँ आइएगा। अब इसमें क्या होता है कि ये दो ब्रॉड इकोसिस्टम हो गए। अब बीच में जो आपका इकोटोन होना चाहिए वो इकोटोन पतला होता चला गया, तो मतलब कि यहाँ पे एज नैरो हो गया है, मतलब कि दोनों ही इकोसिस्टम एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए गुजर रहे हैं, तो एरिया वाइड हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे इकोटोन शब्द को जिक्र में लाया। तो वाइड एज होगा, स्पेसीज डिफ्रेंशिएट ना हो फिजिकली और वेजिटेशन के आधार पे, उसके बीच में भी अगर कोई एरिया बन जाएगा तो भी वो वाइड एज में आएगा। अभी आगे फोटोग्राफ इसका देखेंगे। कोवलेटेड एज क्या है? कोवलेटेड एज मतलब है कि बॉर्डर्स जो हैं इसके वो नॉन यूनिफॉर्म और नॉन लीनियर है, मतलब कहीं मिलते हैं कहीं बिछड़ते हैं, कहीं सीधी लाइन है कहीं आड़ी तिरछी लाइन है, आड़ा तिरछा मिलन है। तो ये जो होगा एज, ये कोवलेटेड एज कहलाएगा। परफोरेटेड एज क्या है? परफोरेटेड एज वह एज कहलाएगा जहाँ पर अक्सर ये वेटलैंड के किनारे देखने को मिलता है, जहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड या स्पेसीज अपनी हैचिंग करके नेस्टिंग करके वो इलाका बना दें, मतलब पूरा इलाका हैचिंग नेस्टिंग के लिए डिज़ाइन हो जाए और इससे दो इकोसिस्टम आपस में डिफरेंशिएट हो जाए। तो ये आपको प्राय जो है वेटलैंड और नदियों के किनारे और समुद्र के किनारे भी मैनग्रोव्स वाला इलाका जो है वो आपको दिखेगा। ठीक है, तो वो परफोरेटेड एज कहलाता है। अब देखिए इनहेरेंट एज में, इनहेरेंट एज में क्या हो रहा है? नेचुरल स्टेबलाइजेशन बॉर्डर। अब आप इसको गौर करिए, इस पॉइंट को हल्का सा कहीं मिल रहे हैं, हल्का सा, तो वो इनहेरेंट एज कहलाएगा। एक इकोसिस्टम ये, एक इकोसिस्टम ये है। ये प्राय आपको डिसीडियस कॉनिफेरस ग्रासलैंड वुड लैंड एज एरिया और अलोंग रिवर आपको देखने को मिलेगा, अलोंग रिवर आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद से आता है आपका इंड्यूस्ड एज। इंड्यूस्ड मतलब क्या हो गया कि उसमें घुसपैठिया किया गया, उसमें हम घुसे, कालिदास लोग गए। अब इंड्यूस्ड एज, कोई जंगल है, जंगल के बीच से एक नदी जा रही है। कल्पना कीजिए कि एक जंगल है और जंगल के बीचों बीच से नदी जा रही है। ओके, मान लीजिए कि ये फॉरेस्ट एरिया है पूरा, ये सब जंगल है। ठीक, अब इसके बीचों बीच से, कलर चेंज कर ले तो बेटर होगा, इसके बीचों बीच से एक नदी जा रही है। ठीक, इसके बीचों बीच में से एक नदी गई। ठीक है, अब ये रिवर क्या कर रही है? ये इस फॉरेस्ट होराइजन को दो हिस्सों में बांट देगी। ठीक है, अब यही चीज आप यहां पर देखने जा रहे हैं। ये एक एरिया है, ये एक एरिया है और इस एरिया को हम दो हिस्सों में बांटेंगे। इसको हम दो हिस्सों में बांट रहे हैं। ठीक है, अब ये ए हो गया और ये हो गया बी। ठीक, अब ये जो हम बांटे लाइन खींचे, यह पोर्शन जो आप देख रहे हैं इसमें, ये ब्लैक वाला, ये ड्यू टू सक्सेशन हो जाए या भाई जंगल में आग लगने के कारण लगातार हो जाए, या जंगल के बीच से कोई नदी बह जाए जो कि इस पूरे एरिया को दो हिस्सों में बांट दे। कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे स्पीशीज ए और बी हो, इट मे बी ए डैश एंड ए। ओके, सेम स्पीशीज हो, सेम स्पीशीज हो, कोई ज़रूरी नहीं कि दो हो, उसको डिवाइड कर दे।
या हम क्या करें, यहाँ पर सड़क बना दें जंगल के बीचों बीच में, तो यह जो होगा इस तरह का जो एज बनेगा ये इंड्यूस्ड एज कहलाता है। इसके बाद एक एज आता है नैरो। नैरो एज की क्या खासियत है इसको समझिए आप, बहुत मजेदार है। एक इकोसिस्टम शुरू हुआ और अचानक से एब्रप्टली एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर ये खत्म हो गया। अब इकोसिस्टम ये ए है, ये बी इकोसिस्टम आप देख रहे हैं, और बी इकोसिस्टम अचानक एक पॉइंट पर जाकर ये खत्म हो गया, और ए इकोसिस्टम जो है इसने अपने एज को कंटिन्यू कर दिया, अपना दायरा इसमें बनाए रखा, पूरा कंप्लीट कर लिया। तो अब इसको आप घुमा भी सकते हैं ऐसे। तो ये जो यहाँ पर जो ये टच होकर एब्रप्टली टच होकर, ध्यान रखिएगा एब्रप्टली, क्योंकि हल्का सा अंतर है इनहेरेंट में। इनहेरेंट में दो इकोसिस्टम टच हो रहे हैं, पर यहाँ पर क्या हो रहा है कि इकोसिस्टम शुरू हुआ, एरिया बन रहा है, तब तक अचानक वहाँ सक्सेशन कुछ किसी कारणों से ख़त्म हो गया, किसी भी कारणों से। तो अब वो कारण अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो आप सक्सेशन का वीडियो देखकर यहाँ पे खड़े हैं। अब एब्रप्टली चेंज, एब्रप्टली रुक गया, वहाँ पे स्पीशीज ग्रोथ रुक गई है, ख़त्म हो गई है, और अगला इकोसिस्टम उसको कैरी कर रहा है। तो वो जो नैरो जो पॉइंट होगा उसको हम नैरो एज कहते हैं। उस तरह के एज को हम नैरो एज कहते हैं। ये प्रायः उस इलाके में देखने को मिलता है जहाँ पे जो है फॉरेस्ट फायर या वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं रैंडमली, तो उस इलाके में आपको ये देखने को प्रायः मिल जाएगा। फिर है वाइड। वाइड को इकोटोन मान लिया गया है, कहा गया है। वाइड में क्या हो रहा है इसको हमको समझना होगा थोड़ा। हम इसको कैसे समझेंगे, हम देख रहे हैं कि एक इकोसिस्टम ये है, एक इकोसिस्टम ये है, ठीक है। इस दो इकोसिस्टम में ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा है। अब आप इस फोटोग्राफ को अगर हम ऐसे देखें, एक इकोसिस्टम और एक इकोसिस्टम, तो ये जो पोर्शन आपका दिख रहा है ओवरलैपिंग का, ये वाइड है, तो इसको हम कहेंगे वाइड एज। क्या कहेंगे? वाइड एज। ये सबसे बेहतरीन और सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव वाला होता है होराइजन। कोवुलेटेड एज क्या है? कोवुलेटेड एज की बात मैंने किया था, कोवुलेटेड एज की बात मैंने किया था, जिसमें एज देखिए ये लीनियर कहीं पर नहीं जुड़ा हुआ है, कहीं नॉन लीनियर है, मतलब सीधी रेखा, रैंडम छोड़ दिया, रैंडम पकड़ा छोड़ा, या जिगजैग, इस तरह का जो होगा, इस तरह का दो इकोसिस्टम आपस में, एक इकोसिस्टम इधर रख लीजिए, एक इधर रख लीजिए, एक इधर रख लीजिए लीनियर के, एक इधर रख लीजिए, ठीक है, चाहे सेम स्पीशीज रख लीजिए, तो ये होगा कोवुलेटेड एज। मतलब लीनियरली और नॉन लीनियरली और नॉन यूनिफॉर्मली ये एक दूसरे से कहीं कहीं पर मिलते चल रहे हैं, तो ये कोवुलेटेड एज कहलाता है। परफोरेटेड एज, परफोरेटेड एज हैचिंग के कारण बनता है, नेस्टिंग के कारण बनता है। ये देखिए, देख रहे हैं, दो इकोसिस्टम इकोटोन पर क्या कर रहे हैं, इकोटोन के अंदर को डिवाइड कर रहे हैं। किस आधार पर? हैचिंग के आधार पर, नेस्टिंग के आधार पर, तो वो परफोरेटेड एज कहलाता है। क्या कहलाता है? परफोरेटेड एज। वही एग्जाम्पल है वो कछुआ वाला, एम्फीबियन। मान लीजिए कोई नदी का किनारा है, नदी के किनारे पे मैनग्रूव्स हैं, तो बहुत सारे समुद्र और नदी के स्पीशीज आके मैनग्रूव्स पे ब्रीडिंग करते हैं, ठीक है, तो वो नेस्टिंग और हैचिंग के कारण बना, तो उसको हम परफोरेटेड जो है एज कहेंगे। कौन कौन से मुख्य फैक्टर हैं जो एज को इफेक्ट करते हैं या उसके कारण एज इफेक्ट होता है? ये चारों वही करते हैं, इफेक्ट भी इफेक्ट भी डालते हैं। इसीलिए यहाँ पे इन्हीं चार मुख्य बिंदुओं को रखा गया है, क्योंकि हमने
जब इकोटोन आपको बताया तो मैंने उसमें बताया है कि एज छोटी चीज़ नहीं होने वाली है। इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी और बायोम, तीन मुख्य बिंदुओं को एज से और इकोटोन से इंटरलिंक करते हैं हम। दो इकोसिस्टम के बीच का एरिया इकोटोन, दो बायोडाइवर्सिटी के बीच का एरिया इकोटोन, दो बायोम का बीच का एरिया इकोटोन। इसीलिए हमने यहाँ पर ऐसे पॉइंट्स को रखा है जो कि ये चारों इसमें आते हैं। तो पहला है डायरेक्ट बायोलॉजिकल, इनडायरेक्ट बायोलॉजिकल, एबायोटिक और एंथ्रोपोजेनिक। ये एंथ्रोपोजेनिक मतलब ह्यूमन बीइंग, मनुष्य हर जगह है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया है। अपनी जो ग्रीड है उसको फुलफिल करने के लिए हम जो है कुछ भी कर सकते हैं। महात्मा गांधी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, 2 अक्टूबर भी है, महात्मा गांधी जयंती है कल, कि प्रकृति के पास हमारी नीड को फुलफिल करने के लिए सब कुछ है, हमारी ग्रीड को फुलफिल करने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। कार्बन फुटप्रिंट के अनुसार एक अमेरिकी एक साल में जितना अपने लाइफ स्टाइल पे खर्चा करता है, अगर पूरे दुनिया के लोग उसी तरह खर्चा करने लगें तो हर साल हमको 7 धरती के रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी। अब आप सोचिए, सिर्फ खाना खाने के लिए 7 धरती की जरूरत पड़ जाएगी। ये कार्बन फुटप्रिंट है जिसके कारण ऐसा कैलकुलेशन हम लोग को सामने आया। अब डायरेक्ट इफेक्ट, सच टाइप ऑफ फैक्टर आर कॉज्ड ड्यू टू चेंज इन स्पेसीज अबंडेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉज्ड डायरेक्टली बाय द फिजिकल कंडीशन नियर द एज। अब एज के अगल बगल का कोई फिजिकल कंडीशन चेंज हो गया, सॉइल प्रॉपर्टी, मॉइस्चर, टेक्सचर, किसी भी प्रकार में न्यूट्रिएंट में चेंजेस आ गया, ठीक है। अब ये जो चेंजेस आएंगे, ये चेंजेस जैसे आप पढ़े होंगे इकोटोन, उसमें मैंने डिस्क्राइब भी किया है, क्लाइमेटिक फैक्टर होगा या रेनफॉल पैटर्न या फ्लड के कारण न्यूट्रिएंट्स बह गए। तो इस तरह के कंडीशन को हम डायरेक्ट बायोलॉजिकल इफेक्ट के अंतर्गत देखते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, इफेक्ट यहाँ लिखा है और इफेक्ट यहाँ लिखा है, तो कंफ्यूज मत होइएगा शब्दों को लेके। ये दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ, दोनों के लिए बता रहा हूँ। बस खाली स्लाइड का नाम बदलना पड़ता तो 2 हो जाते। तो ये इफेक्ट भी करेगा, इफेक्ट भी करेगा, ठीक है। इनडायरेक्ट बायोलॉजिकल क्या है? इनडायरेक्ट बायोलॉजिकल में लिखता है कि इट इन्वॉल्व द चेंज इन स्पीशीज इंटरेक्शन। अब ये कब आपको समझ में आएगा? जब आप जो है सक्सेशन को पढ़े होंगे अच्छे से। अब स्पीशीज के इंटरेक्शन से एज में चेंज आ जाए, या तो स्पीशीज पैरासिटिज्म ऑप्ट कर ले, या कंपटीशन उनके अंदर ज़्यादा हो जाए, या पूरे के पूरे जो है हर्बीवोरीज स्पीशीज वहाँ पे पाने लगे, बायोटिक स्पीशीज आ जाए, बायोटिक पॉलिनेशन होने लगे, सीड डिस्पर्सल होने लगे। मतलब अब आप समझ रहे हैं यहाँ पे बात हो रही है इन्वेजन की, सक्सेशन के इन्वेजन के पहलू को हम यहाँ देख रहे हैं, इन्वेजन। और इस इन्वेजन के कारण स्पेसीज जो है वो डिफरेंशिएट हो रहे हैं, कुछ माइग्रेट कर जाएंगे, कुछ मारे जाएंगे, कुछ जो है उनके जो है आहार श्रृंखला में शामिल हो जाएंगे। तो इससे एज की जो वृत्त है वो घटती और बढ़ती है। तो ये इनडायरेक्ट बायोलॉजिकल फैक्टर में आता है। बायोटिक फैक्टर में तो क्लाइमेटिक है, कंडीशन है, किसी भी इन्वायरमेंटल कंडीशन का चेंज होना, स्पीशीज में स्ट्रक्चरल डिसिमिलरिटी या मैट्रिक्स को क्रिएट करता है। जैसे कि सक्सेशन में मैंने बताया था कि हर स्पीशीज अपने इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करने के चक्कर में वो अपने इन्वायरमेंट को हैबिटेबल बना देता है, दूसरे के लिए हैबिटेबल बना देता है, दूसरे स्पीशीज के लिए, और अपने लिए खुद अनफेवरेबल कर लेता है। 3 इडियट देखे हैं ना, उसमें क्या कहता है? लाइफ बिगेन्स विथ रेस। तो कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, कौवे का घोंसला जो होता है वो उसके लिए फेवरेबल
हैबिटेट बन जाता है। और यही फेवरेबल हैबिटेट उसके जो बच्चे हैं उनके लिए नुकसानदेह हो जाता है। ये जीवन है और ये इन्वायरमेंट है, इसको पढ़ने का तरीका ही अलग है और इसको समझने और देखने का नज़रिया ही अलग है। बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे सोचना पड़ता है। अब एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी मतलब हम मतलब कालिदास, ठीक है। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी में इंडस्ट्रियलाइजेशन है, अर्बनाइजेशन है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है। हम क्या कर रहे हैं? इंडस्ट्री लगाने के लिए हम जंगलों को काट रहे हैं, लैंड एरिया को अनयूज्ड लैंड यूज प्लानिंग के तहत इस्तेमाल कर रहे हैं। शहरीकरण में हम खेत की ज़मीन पे हम प्लाटिंग कर दे रहे हैं, शहर बना ले रहे हैं। तो अनाज कहाँ से आएगा? 10 एकड़ खेत था, आपने उस पर 10 एकड़ खेत पे आपने जो है स्कूल खोल दिया या आपने कोई इंडस्ट्री लगा दी, तो 10 एकड़ से उत्पादन होने वाले खाद्यान्न कहाँ से आएंगे भाई? आपके पास तो मात्र जो है लैंड एरिया जो वो 38% है। हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिस लैंड का दोहन कर रहे हैं, इस हिसाब से हम हर साल 75% लैंड एरिया को बंजर बना रहे हैं। चाहे मूर्खतापूर्ण की गई एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस हो जिसमें कि हम खेतों के मेड़ पर सफेदा लगा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं और इसका खामियाजा हमारे आने वाली पीढ़ियां भोगेंगी और ये 100% है, तय है कि भोगेंगी। अगर आप अपने गांव में अपने खेतों में सफ़ेदा लगा रहे हैं तो आप ये जो एज है इसके कारण भी आप उसको देख सकते हैं। अगर आप सफ़ेदा का एज लगा रहे हैं 2 खेतों के बीच में, कहाँ पर लगेगा? देखिए मैं बताता हूँ। अभी आपको मैंने पढ़ाया है, यहाँ पे देखिए एग्रीकल्चरल फैक्टर नैरो, देखा। अगर हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को गलत कर रहे हैं, 2 खेतों के बीच में सफ़ेदा पेड़ लगाएंगे, वहाँ का सॉयल मॉइस्चर कंटेंट खत्म हो जाएगा और उपजाऊ सॉयल बंजर बनने की प्रक्रिया में शामिल हो जाएगी और हम खो देंगे उस ज़मीन को जिस ज़मीन से हम टनों का टन गेहूं और धान उगाते थे, सब्जियां उगाते थे। हमको ये समझना होगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप किसान को जानते हैं जिस गांव में सफ़ेदा लगाए, उनको रोकिए, कटवा दीजिए, उसको कोई दिक्कत नहीं है। कितना रुपए मिलेगा? 1000 रुपये एक पौधा, एक पेड़ का 1000 रुपये मिलेगा। और आप निकटवर्तीय भूख को पूरा करने के लिए दूरगामी नुकसान उठा रहे हैं, ऐसा नहीं था कि कालिदास को वो डाल नहीं दिख रही थी कि कहाँ जुड़ी है, वो दूर बैठे थे, इसीलिए उनको समझ में नहीं आ रहा था वो डाल किस डाल को काट रहे हैं। और ये स्टेट ऑफ माइंड बहुत खतरनाक है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये डिजास्टर को क्रिएट कर रहा है। हर खेतों में समरसेबल लग रहा है। 6 लाख ट्यूबवेल्स कबाड़ में पाए गए खाली एक सर्वे में पंजाब में। 3.5 लाख से ज़्यादा ट्यूबवेल ने रेत उगलना शुरू कर दिया पंजाब में। ऐसा आप ग्राउंड वाटर को दोहे हैं। Who will going to pay? We the Homo sapiens. No one else. Neither the butterfly, nor the snake, nor the hawk, nor the deer, or neither the lions. We will going to pay. And soon, very soon we are going to pay. We are deteriorating our environment, nothing else. हम अभी भी नहीं समझ रहे हैं इसका महत्व क्या है, इस विषय का महत्व क्या है। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी में हमारे जो प्रैक्टिसेस हैं, इसके कारण इन्वेजिव एक्सोटिक स्पीशीज़ का इंटरवेन हो जाना, हायर सीवियरिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फायर का लगना,
पोल्यूशन का लगना, लॉस ऑफ जो है फॉगिंग हैबिटेट्स का होना, इरोजन होना, कंपेनियन एनिमल्स जो है वो एक्ट एज एन प्रीडेटर एंड कंपिटिटर। कंपेनियन एनिमल्स आपस में ही प्रीडेटर्स और कंपिटिटर्स की संख्याएं बढ़ जाना, ये इम्पैक्ट डालता है हमारे एज पे। और ये कहानी बहुत ही सीवियर, बहुत ही कठिन और बहुत ही भयावह है। अब एज के सिग्निफिकेंस को हम समझेंगे। एज के मेजर जो 6 सिग्निफिकेंस हैं जो मैंने अपने संज्ञान में रखे हैं, उसमें पहला है ब्रॉडनेस ऑफ एज डिस्क्राइब द प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोसिस्टम। जितना ज़्यादा एज उतना बढ़िया प्रोडक्टिविटी, क्योंकि उतना ही बढ़िया बायोडाइवर्सिटी। जितना बढ़िया बायोडाइवर्सिटी उतना बढ़िया बायोम, सीधा सीधा रिलेशन। एज एस्टिमेट करता है अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेसिएशन। जितना एज का फैलाव होगा उतना ही प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेसिएशन होगा। भाई स्पेसिएशन इकोटोनिम तो होगा, और कहाँ होगा। फिर एज एक्सप्लेन करता है डिग्री ऑफ सक्सेशन। डिग्री ऑफ सक्सेशन एज एक्सप्लेन कर रहा है कौन सी डिग्री होगी, हाइड्रोसीरी, जीरो सीरी, प्लाज्मोसीरी, सब सीरी, कौन सा सक्सेशन में हम किस डिग्री पर होंगे, इसका निर्धारण एज करता है। इसका निर्धारण एज करता है। एज इलेबोरेट करता है इकोटोन को, ट्रॉपिक लेवल ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स को और इकोसिस्टम को। नजरिया एक नया बन जाता है इकोसिस्टम को देखने का, इकोलॉजिकल पिरामिड को समझने का, और जो है आपका ट्रॉपिक लेवल्स को समझने का, इकोटोन को देखने का। एज कंपोजिशन है, वो हेल्प करता है प्रिडिक्शन ऑफ स्पीसीज एंड निच इन इकोलॉजी को। निच मतलब कि कैसा निच होगा, किसी भी स्पीसीज का निच कैसा होगा, ये भी एज के द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। उसके नेस्टिंग और ब्रीडिंग के जो एरिया है उसके आधार, उसको देखकर। नीचे का इलाका होता है जिसमें स्पीसीज की प्रोबेबिलिटी होती है फाइंडिंग मैक्सिमम, और वहाँ कंपटीशन नहीं होता है। पर एज से हमको ये पता चलेगा कि वो मल्टी डायमेंशनल है या रियलाइज्ड निच है, या जो है आपका ओवरलैपिंग है कहीं पे किसी इकोसिस्टम में। तो इसको हमको कहाँ से देखने को मिलेगा, या हाइपर स्पेक्ट्रल निच का फिनोमेना हो रहा है वहाँ पे, या कोई बायोम ओवरलैपिंग हो रहा है तो कैसा हो रहा है। तो ये हमको कहाँ से मिलेगा, ये हमको एज को समझने से मिलेगा। हम एज को समझेंगे तब मिलेगा। कैसे सॉफ्ट वुड स्पीसीज हार्ड वुड स्पीसीज के बीच का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो हमको एज से समझने को मिलेगा। फिर एज इफेक्ट एक टूल भी है जो प्रिडिक्ट करता है माइक्रो क्लाइमेट चेंज को। अगर प्रकृति में क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा फिनोमेना है, और आपको बता दूं पर्यावरण विज्ञान विभाग लियोनार्डो डिकैप्रियो फाउंडेशन के साथ भी वर्क किया है, और अवेयरनेस प्रोग्राम हमारा जितना है वो लियोनार्डो डिकैप्रियो फाउंडेशन के साथ कोलैबोरेट होकर चलता है। और एलडीएफ फाउंडेशन लियोनार्डो डिकैप्रियो चलाते हैं, जो कि उसके हीरो हैं। आपने उनकी बहुत सारी मूवियाँ देखी होंगी। तो उनके मूवी में एक निष्कर्ष है, एक बिफोर द फ्लड, और वो निष्कर्ष जो है, वो मूवी का नाम है बिफोर द फ्लड। ये है, कहता है कि कोई भी जो स्पीसीज है उसके लिए हम इन्वायरमेंटल एज को हैबिटेबल रख रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ह्यूमन इंटरफेरेंस से बहुत ज़्यादा डिटोरिएशन ऑफ स्पीसीज हो रही है। इंडोनेशिया, सुमात्रा, कांगो बेसिन और जो है आपका अमेज़न, ये 3 बड़े लंग्स हमारे धरती पर हैं जो बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं।
परंतु ब्राज़ील में बढ़ रही आबादी के कारण अमेज़न को बर्न किया गया। इंटेंशनली बर्निंग हो रही है, इंटेंशनली। सुमात्रा इंडोनेशिया में इंटेंशनली बर्निंग कर रहे हैं पाम ऑयल के लिए। पाम ऑयल की खेती हो रही है वहाँ पे, इंटेंशनली की जा रही है, और इससे सुमात्रा के बहुत सारे जंगलों को वो बर्न कर दिए, जला दिए। स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो रही है वहाँ। एजेस नैरो होते चले गए, बहुत ज़्यादा एकदम नैरो, एब्रप्ट इकोसिस्टम का जो है फैलाव रुक गया, और अब वहाँ पे पाम ऑयल की खेती कर रहे हैं। फिर ये चेंज क्या होंगे बर्निंग से? सुमात्रा और इंडोनेशिया या आप अमेज़न की बात कर रहे हैं, बहुत सारा जो कार्बन डाइऑक्साइड वो एब्जॉर्ब कर लेते थे प्लांट्स, वो रिलीज करेंगे, और थाउजेंड्स ऑफ गीगा टन कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में रिलीज होगा, जिससे धरती का तापमान दुगने रफ्तार से बढ़ेगा। और ये रफ्तार को हमको रोकना है ना कि इसको बढ़ने देना है, क्योंकि ह्यूमंस के साथ भी दिक्कत है। 55 डिग्री ऊपर जाएंगे तो शरीर के बहुत सारे एंजाइम्स जो हैं वो काम करना ही बंद कर देंगे, डाइजेस्टिव। ऐसे ही नहीं हम महाप्रलय और महातबाही के पीछे भाग रहे हैं। अभी ये कोरोना वायरस आया है, हम इसको देख रहे हैं, बहुत सारे लोग परेशान हैं कि जो है, कभी सुनने में आ रहा है ये स्कूल खुल रहे हैं, कभी भाई साहब कुछ दिन घर में बिता लो। अगर एक बार इन्फेक्ट हो गए तो जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके मम्मी पापा की उम्र कम से कम 35 ईयर होगी, और उसमें से बहुत सारे माँ बाप को तो शुगर और ब्लड प्रेशर होगा, सब इन्फेक्ट हो जाएंगे। और न दवा है नहीं, सिर्फ एक इलाज है, ख़त्म। तो आपके किसी ग्रीड के कारण आपका परिवार उजड़ जाए, इससे अच्छा है कि उस दिन घर में रह लीजिए। केवल एसेंशियल कामों के लिए बाहर निकलिए, केवल एसेंशियल, वेरी एसेंशियल। थैंक यू वेरी मच। और ये वीडियो आपको कैसा लगा होगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इकोटोन को जरूर देखिएगा, तभी इसको देखिएगा। इकोटोन के वीडियो को देखने के बाद ही इसको आप देखेंगे तो ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी, नहीं तो एज में आप इंटरमेंगल हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए एक चीज़ मैंने लगा रखा है, प्रकृति का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना सुंदर है। प्राकृतिक एज देख रहे हैं, नेचर का एज है ये, ग्रासलैंड और फॉरेस्ट, देख रहे हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। अब इन दोनों के बीच का होराइजन जो होगा वो इकोटोन कहलाएगा। और इसके बाद आप ये देखिए, वहीं पे ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाया गया एज। एक तरफ फॉरेस्ट एरिया है, एक तरफ कॉन्क्रीट फॉरेस्ट है। नेचुरल फॉरेस्ट, नेचुरल जंगल, प्राकृतिक जंगल और कंक्रीट के जंगल, यही हम कर रहे हैं। और धीरे धीरे ये दायरा घटता चला जा रहा है और हम लोग इंक्रोच करते हुए चले जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।